हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड जुडिशरी। सो छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए हम लोग लैंड रेवेन्यू कोड देख रहे थे। अप टू सेक्शन नंबर 82 हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज बाकी के प्रोविजंस देखेंगे चैप्टर नंबर 7 के, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 8 भी स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी। एक तो लैंड सर्वे की और एक असेसमेंट की, सेटलमेंट की, है ना। उसके साथ ही हमने फॉर्मेशन किस तरह से होता है सर्वे नंबर का, उनका री नंबर कैसे होता है, अमेलगमेशन, है ना, सब डिवीजन, ये सारी चीजें भी अच्छे से कवर कर ली थी। मैंने बताया था कि इंडेक्स बेस्ड हमको स्टडी करनी है इस चैप्टर के लिए स्पेशली, और जो जो ऑथोरिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं उनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है और याद करना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हैं, जो टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज है, तो आपको ऐप पे अवेलेबल है, आप इनरोल कर सकते हैं। ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अतिरिक्त अभी 31 जनवरी तक जो टेस्ट सीरीज है वो हाफ रेट पे अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इनरोल कर सकते हैं और अपना रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सेक्शन नंबर 84, क्योंकि सेक्शन नंबर 83 ओमिट हो चुका है। अब यहाँ पे बात करी गई है 84 में रेमिशन ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ भूमि स्वामी हु रिलिंक्विशेस। रेमिशस, दो वर्ड याद रखिएगा सेक्शन नंबर 84 से, रेमिशस प्लस रिलिंक्विश। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि कोई लैंड सर्वे हुआ और उसके बाद असेसमेंट हो रहा है ना, असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट हुआ और उस पे जो भी रेट फिक्स करा गया, जो भी रेट गया, उस भूमि स्वामी है या लैंड होल्डर है वो किसी भी तरीके से डिससेटिस्फाइड है ना, तो उसके पास में क्या ऑप्शन रहेगा? उसके पास में इस प्रोविजन में तो ऑप्शन दिया गया है विद इन दी फर्स्ट ईयर, जिस साल ये सर्वे हुआ है और असेसमेंट फिक्स हुआ है उस साल उसके पास में ऑप्शन है कि वो क्या करे, रिलिंक्विश कर दे वो पर्टिकुलर होल्डिंग को। ठीक है ना। एक बार उसने रिलिंक्विश कर दी, रिलिंक्विश का मतलब त्याग दिया, अपने अधिकार जो है वो त्याग देना उस पर्टिकुलर होल्डिंग में। ठीक है, एक बार ये कर दिया तो फिर एग्रीकल्चर ईयर जो है, नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर जो कमेंस होगा उसके 1 महीने के भीतर भीतर जो अमाउंट है, जो बढ़ी हुई अमाउंट थी आपकी, जो लागू हुई थी, है ना, उसका क्या हो जाएगा, रेमिशन हो जाएगा, मतलब वो आपको मिल जाएगी या क्या हो जाएगी, आपसे ली नहीं जाएगी। ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द टर्म ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट, any Bhumiswami who is dissatisfied with the new assessment shall on relinquishes his rights in his holding in the manner prescribed by 173। 173 में मैनर दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे आगे। 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, है ना, एग्रीकल्चर ईयर के कमेंस होने से 1 महीना पहले। अब ये एग्रीकल्चर ईयर कौन सी तारीख को कमेंस होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं बता चुका हूं आपको। रिसीव एमिशन ऑफ एनी इंक्रीज इम्पोज्ड देयर पाए, तो जो भी इंक्रीज हो रहा है इस असेसमेंट के थ्रू उसका उसको रेमिशन मिल जाएगा, है ना। Provided at the relinquishment of only part of holding or of holding which or any part of which is subject to encumbrance or charge shall not be permitted। ठीक है। अब भैया रिलिंक्विश करने की जो बात है वो कौन से केस में अप्लीकेबल नहीं है? कोई ऐसी होल्डिंग या फिर होल्डिंग का पार्ट, कोई ऐसी होल्डिंग या कोई जमीन का ऐसा पार्ट जो किसके अंडर में है, किसी इनकम्ब्रेंस, है ना, या फिर मॉर्गेज मान लो, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज लगा हुआ है और उसको अधिकार नहीं उसका ट्रांसफर करने का, जब तक कि ये दोनों सेटल हो जाती हैं चीजें, है ना। अगर कोई लोन वोन लिया है और जब तक उसको चुकाया नहीं जाता, एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ लो, तो उसको बेचने का अधिकार नहीं है, अपने त्याग जो अधिकार है उनको त्यागने का भी यहाँ पे अधिकार नहीं है। तो ऐसी होल्डिंग वो रिलिंक्विश नहीं कर सकता, उसमें जो राइट्स है वो रिलिंक्विश नहीं कर सकता, ये
प्रोविजन जो है वो अप्लीकेबल नहीं होगा उसके ऊपर, है ना। अदरवाइज वो क्या करेगा, इसको एक तरकीब बना लेगा इन चीजों से बाहर निकलने की, है ना। यहां से उसने अमाउंट ले लिया, फंड रेज कर लिया, और इधर इस प्रोविजन का फायदा उठाते हुए वो क्या कर सकता है, कोई भी भूमि स्वामी या कुछ है, गलत तरीके से इनको धोखा दे सकता है और भाग निकल सकता है ना। ये सारी चीजें हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, थोड़ा थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आपकी जो एग्जाम हो उसके पहले पहले ये एक्ट और साथ ही साथ अपना जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है और कोर्ट फीस एक्ट है वो भी मैं कंप्लीट करा दूं, है ना। यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है बहुत ज्यादा बड़े लेक्चर्स कंडक्ट कराना, इसलिए शॉर्ट वे में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हम लोग इसका पार्ट कवर करेंगे और इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। डिटेल में समझाने का भी इसमें इतना पॉसिबिलिटी नहीं रहती है मेरे लिए, इसलिए थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें। जब भी मैं नई बैचेस चालू करूंगा उसमें इसको बहुत अच्छे से एक एक प्रोविजन को हम लोग डील करेंगे, एक एक कंसेप्ट समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन ही इसको समझ लो। आप अपने बैरेक्ट लेके बैठो, ये लेक्चर देखो, टिक मार्क करो, और जब ये लेक्चर खत्म हो जाए रिवाइज करो अच्छे से, और फिर अगर चाहो तो टेस्ट सीरीज में एनरोल करके उसके टेस्ट भी अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 85, टर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। टर्म ऑफ असेसमेंट मतलब टेन्योर की बात करी गई है। कितने साल के लिए होगा, 30 ईयर्स, ठीक है ना। एक बार सर्वे हो गया, जो असेसमेंट हुआ वो 30 साल तक के लिए चलेगा, लेकिन स्पेशल केसेस में उसको 15 साल के बाद वापस से कंडक्ट कराने की अनुमति मिल सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन किसी भी कीमत पे 15 साल से कम नहीं होगा। बस इस प्रोविजन में इतनी सी बात करी गई है जो आपके काम की है। दूसरी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ असेसमेंट मेड ऑन एनी लैंड द सब डिविजनल ऑफिसर शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू रिवाइज द लैंड रेवेन्यू ऑफ डेट लैंड, ठीक है ना। एक बार ये एक्सपायर हो गया, एक बार एक्सपायर ये हो गया, उसके बाद में डीएसओ का काम यहाँ पे नहीं रहेगा। जो एसडीओ रहेगा उस जुरिसडिक्शन का, सब डिविजनल ऑफिसर जो रहेगा, वो वापस से इसके ऊपर असेसमेंट वगैरह फिक्स कर देगा, ठीक है ना। क्लियर, ये अथॉरिटी यहाँ पे याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार एक्सपायर हो जाता है तो फिर एसडीओ लेगा उसको अपने काम में। चलो लास्ट वाला सब सेक्शन जो है वो बस ये बोल रहा है कि अगर एक्सपायर हो जाता है, कोई एक टेन्योर सेट करा गया है वो एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब तक कि नया असेसमेंट नहीं आता तब तक कि पुराने असेसमेंट के रेट से ही उसको चलाया जाएगा। बस इतनी सी बात है। आगे सेक्शन नंबर 88, पावर टू ट्रांसफर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग मैप्स एंड रिकॉर्ड्स टू डीएसओ, ठीक है ना। तो जब भी कोई एरिया अंडर लैंड सर्वे रहता है, ये हमने देखा था, तो अथॉरिटी जो रहती है वो कलेक्टर कौन सी कैपेसिटी में बन जाता है, डीएसओ बन जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। अब जब उस कैपेसिटी में बन गया तो कलेक्टर के पास जितने भी अधिकार थे वो कहाँ चले गए, डीएसओ के पास में। सिमिलरली इस प्रोविजन में भी जो मैप मेंटेन करने का और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का अधिकार है वो कलेक्टर से जाके डीएसओ के पास में पहुंच जाएगा। आदमी एक ही रहेगा, कैपेसिटी फर्क हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, और जो डेजिग्नेशन है जब वो साइन करेगा तो डीएसओ की डेजिग्नेशन के ऊपर साइन करेगा। ऑलराइट, बस और कुछ नहीं है। देखिए तेज चल रहे हैं, लेकिन जितना भी संभव हो रहा है मेरे से, जहां मुझे थोड़ा भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बता सकता हूँ, मैं कुछ समझा सकता हूँ, वहां पे मैं अपना 100% देने की ट्राई करता हूँ। बाकी बहुत ज्यादा फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है ना, कि हर एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके मैं बता पाऊँ आपको। सेक्शन नंबर 89, पावर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर्स टू करेक्ट एरर, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आपका, और डायरेक्ट इंडेक्स से भी क्वेश्चन आता है और अथॉरिटी पूछी जाती है यहाँ पे। तो अथॉरिटी याद रखिएगा, सब डिविजनल ऑफिसर अथॉरिटी है, सेक्शन नंबर है 89। और क्या करेगा, एरर्स अगर कुछ हैं उनको करेक्ट करेगा, या फिर कोई इंट्रीज है ना, जो पुरानी एंट्रीज है, एग्जिस्टिंग एंट्री है, उनको भी वो करेक्ट कर सकता है, और किसके अकॉर्डेंस में ला सकता है, नई एंट्रीज, नए अगर कोई रिकॉर्ड्स आए हैं तो उसके फलस्वरूप उसको भी वहां पे एंटर कर सकता है। तो ये कब करेगा, द सब डिविजनल ऑफिसर में एट एनी टाइम आफ्टर द क्लोजर ऑफ द लैंड सर्वे एंड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। ये दो वर्ड्स यहाँ पे याद रखेगा, खास करके अगर आप मेंस में लिखेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए याद रखने वाला है। आफ्टर क्लोजर ऑफ लैंड सर्वे,
और क्या, ड्यूरिंग टर्म ऑफ असेसमेंट, है ना। ये दो टर्मिनोलॉजी, ये प्रीलिम्स में ज्यादा संभावना नहीं है कि इस तरह से क्वेश्चन आए, लेकिन कभी कभी आ भी सकते हैं ना, पेपर हार्ड बनाने के उसमें ये लोग पूछ भी सकते हैं। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, उसमें कोई भी करेक्ट एनी एरर इन एरिया और असेसमेंट ऑफ एनी सर्वे नंबर और होल्डिंग ड्यू टू मिस्टेक ऑफ सर्वे और अरिथमेटिकल मिसकैलकुलेशन, किसी तरीके से कोई एरर हुई है या मिसकैलकुलेशन हुई है तो उनको रेक्टिफाई करने का अधिकार सब डिविजनल ऑफिसर के पास में रहता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर इस तरह की कोई करेक्शन हो रहा है या रेक्टिफिकेशन हो रहा है या कुछ चेंज हो रही है ना, कैलकुलेशन में, तो उसके फलस्वरूप किसी भी तरह का कोई एरियर पेबल नहीं होगा, है ना। कोई एरियर पेबल नहीं होगा। एरियर का मतलब, फॉर एग्जांपल कि असेसमेंट आया और वहां पे उसके अनुरूप 10 रुपीज का लैंड रेवेन्यू था आपका, जो आपको देना था। अब उसका करेक्शन हुआ या कुछ भी हुआ और वो 15 रुपए हो गया, ठीक है। एरिया इंक्रीज हुआ और उस एरिया के अनुरूप 15 रुपीज हो गया उसका लैंड रेवेन्यू, तो ऐसी कंडीशन में 5 रुपीज का डिफ्रेंशिएशन है वो एरियर कहलाता है फॉर द पीरियड। अगर 6 महीने के लिए हुआ तो 5 × 6 30 रुपए का एरियर बन गया, है ना। एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से इसको समझो। तो जो भी अमाउंट पेएबल रहती है और अगर वो नहीं हुई है तो वो एरियर कहलाती है। आगे, पावर ऑफ कलेक्टर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लैंड सर्वे, ठीक है। तो इन सेक्शन में जो पावर थी डीएसओ के पास में 68, 72, 73, 77, वो किसके पास में चली जाएगी लैंड सर्वे कंप्लीट होने के बाद में? कलेक्टर साहब के पास में। और सेक्शन नंबर 69 और 70 में जो पावर थी डीएसओ के पास में, वो कहाँ चली जाएगी? तहसीलदार के पास, है ना। तो इन सेक्शंस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आगे लास्ट 91A, पावर टू मेक रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहती है नियम बनाने की शक्तियां। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7 समाप्त। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। अगर कोई कंफ्यूजन रहा करे, कोई डाउट रहा करे, कोई भी प्रॉब्लम रहा करे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त 7987136444 मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे भी चैट बॉक्स का ऑप्शन है, तो आप वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो चैप्टर नंबर 8, प्रोविजंस ऑफ चैप्टर टू अप्लाई। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है ना, क्या बात करता है। यह है असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये प्रोविजंस जो है कहाँ अप्लीकेबल होंगे? अर्बन एरिया में, है ना। दो तरह के एरिया की यहाँ बात करता है ये कोड, एक अर्बन एक नॉन अर्बन। और जब हमने अर्बन एरिया देखा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो नॉन अर्बन एरिया में नहीं शामिल होंगी चीजें वो अर्बन एरिया में होंगी। और एक इसका एग्जांपल दिया था आपका प्लॉट नंबर, है ना। सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर में प्लॉट नंबर के एग्जाम्पल के रूप में दिया था। चलो, तो प्रोविजंस ऑफ चैप्टर टू अप्लाई टू लैंड इन अर्बन एरिया, सबसे पहला सेक्शन 92 बस ये बोलता है कि इस चैप्टर के जितने प्रावधान है वो कहाँ अप्लीकेबल होंगे? अर्बन एरियाज में। अर्बन एरिया की डेफिनेशन कहाँ दे रखी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू लैंड इन हेल्ड इन अर्बन एरिया वेदर फॉर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। देखिए, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि अर्बन एरिया है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर चीजें नहीं आएगी, सिर्फ नॉन अर्बन एरिया में आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोथ, है ना, ये चीजें भी शामिल हैं और नॉन एग्रीकल्चरल भी शामिल रहेंगी, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। बाय भूमि स्वामी, बाय गवर्नमेंट लीजी, अंडर लीज, ग्रांटिंग राइट ऑफ रिन्यूअल, है ना। 3 प्रकार की यहाँ पे चीजें दी गई हैं, भूमि स्वामी, गवर्नमेंट लीजी और होल्डर ऑफ अ सर्विस लैंड, उनके ऊपर अप्लीकेबल रहेगा। दूसरा, whenever the land revenue rent assessed on a plot number falls due for revision, the collector shall assess the plot in accordance with the provisions of this chapter, है ना। तो कोई भी प्लॉट नंबर पे, जैसे हमने देखा था सर्वे नंबर होते हैं उस तरीके से ही प्लॉट नंबर्स भी होते हैं। तो कोई भी प्लॉट नंबर पे, अब चूंकि ये अर्बन एरिया की बात कर रहा है तो ये वर्ड आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे, है ना। तो प्लॉट नंबर पे कोई भी रिवीजन की बात होती है, जो ड्यू है, टाइम खत्म हो गया और अब वापस से उसको रिवाइज करने की बारी आ गई उनके रेट्स को, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? कलेक्टर को दिया है। द कलेक्टर शैल असेस द प्लॉट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर,
ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू और रेंट, वो सब कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर साहब। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द लैंड रेवेन्यू रेंट पेबल फॉर अ प्लॉट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू फॉर रिवीजन। अब कब ये माना जाएगा कि ये इस चैप्टर में जो प्लॉट नंबर है, इनका लैंड रेवेन्यू या रेंट जो असेस्ड है वो रिवीजन के लायक कब हो गया? पहली बात, इफ द प्लॉट इज हेल्ड ऑन अ लीज व्हेन द लीज बिकम्स ड्यू फॉर रिन्यूअल, है ना। तो पहला पॉइंट लीज वाला, जब ये रिन्यूअल के लिए ड्यू हो जाएगी लीज, तब इसका लैंड रेवेन्यू और रेंट भी जो है वो ये माना जाएगा कि अब इसकी रिवीजन करने की बारी आ गई है। इन द केस ऑफ अ प्लॉट हेल्ड बाय भूमि स्वामी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल टर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, अगर भूमि स्वामी के पास में कोई है तो भूमि स्वामी के पास है तो जो लैप्स हो जाता है ना, लैप्स या एंड बोल लो, जिस समय के लिए, जिस अवधि के लिए उनको दिया था, ऑन द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल टर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, अगर वो खत्म हो गई तो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट जो है वो भी ये माना जाएगा वो भी खत्म हो गया और उसके बाद में फिर रिवाइज करा जाएगा उसको। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 93, पावर्स ऑफ कलेक्टर टू डिवाइड लैंड इनटू प्लॉट नंबर्स। जैसे हमने वहां पे देखे थे सर्वे नंबर का डिवीजन हुआ था, है ना, उस तरह से यहाँ पे भी कलेक्टर के पास में, वहां पे डीएसओ डीएसओ देख रहे थे, यहाँ पे हम कलेक्टर साहब देखेंगे। तो सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस कोड द कलेक्टर में क्या करेंगे? डिवाइड द लैंड इन एन अर्बन एरिया इनटू प्लॉट नंबर। जो भी रहेंगे लैंड वो किस में डिवाइड होंगे? प्लॉट नंबर में। और वहीं पे हमने देखा था कि वहां पे जो लैंड थे वो काय में डिवाइड हो रहे थे? आपके सर्वे नंबर पे, है ना। और ग्रुप ऑफ सर्वे नंबर क्या कहलाता था? विलेज। याद है ना, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो आपको पता पड़ जाएगा, ये सारी चीजें याद रखिएगा आप। आगे, डिवाइड द लैंड हो गया इनटू प्लॉट नंबर, रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर एज प्लॉट नंबर, रिकंस्टिट्यूट प्लॉट नंबर और फॉर्म न्यू प्लॉट नंबर। अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पे पहले सर्वे नंबर चल रहा था और उसको बाद में अर्बन एरिया घोषित कर दिया गया, तो वहां पे सर्वे नंबर पहले थे, तो अब उनको एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर को प्लॉट नंबर रिकॉग्नाइज करा जाएगा। उसके बाद में फॉर्मेशन नए फॉर्म कर सकते हैं और रिकंस्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर एक प्लॉट नंबर उसको तोड़ के दो बना सकते हैं, दो को एक बना सकते हैं ना, ये दो थे तो इनको एक बना दिया, एक था तो इसको दो बना सकते हैं प्लॉट नंबर्स को। चलो, सेक्शन नंबर 94, पावर ऑफ कलेक्टर टू री नंबर और सब डिवाइड प्लॉट नंबर। वही जैसा हमने प्रोविजन लास्ट लेक्चर में देखे थे, सेम वैसा ही प्रोविजन है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे 95, एरिया एंड असेसमेंट ऑफ प्लॉट नंबर एंड सब डिविजन टू बी इंटर इन रिकॉर्ड्स। जैसे वहां पे हमने देखा था सर्वे नंबर जो बन रहे हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, सिमिलरली यहाँ पे भी उनका रिकॉर्ड मेंटेन होगा और जो भी एंट्री है वो करी जाएगी प्लॉट नंबर और सब डिविजन की उनकी। एरिया एंड टाउन फॉर्म्ड इनटू ब्लॉक्स फॉर असेसमेंट, सेक्शन नंबर 96, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया है टाउन, आपका कहीं नहीं मिलेगा आपको। सेक्शन नंबर 96 इज इक्वल्स टू टाउन और उसके आगे ब्लॉक्स करके याद रख लो। इस तरह से सेक्शन नंबर 96 आपको याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के पर्पस से द एरिया इन टाउन शाल बी फॉर्म्ड इनटू ब्लॉक्स, है ना। जो भी टाउन में क्या रहेगा, ये पूरा एक एरिया है ना, ये कैसे माना जाएगा? द एरिया इन टाउन शाल बी फॉर्म्ड इनटू ब्लॉक्स, है ना। तो ये ब्लॉक्स बन गए, है ना, ए बी सी, इस तरीके से। ठीक, and in forming such blocks regard shall be had to the use of land for industrial commercial residential और other purposes। और जो पर्पस है उसका ध्यान रखा जाएगा। मान लीजिए ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है सी वाला, है ना, तो इसको एक अलग दिया जाएगा। मान लीजिए बी वाला एक ऐसा एरिया है जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, तो इसका थोड़ा डिमार्केशन करके अलग से इसको बना दिया जाएगा और ये एरिया अलग बनाया जाएगा। उसके हिसाब से ही इनका क्या रहेगा, लैंड रेवेन्यू वगैरह जो भी है वो डिसाइड करा जाएगा। ठीक, फेयर असेसमेंट,
द फेयर असेसमेंट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस शैल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, सेक्शन नंबर 81 और 59 में जिस तरह से हमने देखा था उस तरह से यहाँ पे असेसमेंट होगा, है ना। नॉन एग्रीकल्चरल के लिए सेक्शन नंबर 59 आपको देखना है, रूल्स के लिए किस तरह से वहां पे बनाया जाता है, हमने करा है बहुत अच्छे से। और सेक्शन नंबर 81 भी हमने देख लिया था एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। नाउ सेक्शन नंबर 100, फिक्सेशन ऑफ फेयर असेसमेंट एट द टाइम ऑफ रिवीजन। ये सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आ सकता है। In the case of land which are being assessed for the purpose with reference to which they were assessed immediately before the revision, है ना। एक लैंड है ए, ये यूज हो रहा है बिफोर रिवीजन, तो जिस पर्पस से ये यूज हो रहा था, रिवीजन में कोई लैंड आई है उसके पहले जिस पर्पस से ये यूज हो रहा था उसी पर्पस से वो यूज होते रहेगा, पहली बात, है ना। इमीडिएटली बिफोर द रिवीजन द असेसमेंट सो अराइव्ड, है ना। अब जिस पर्पस से ये यूज हो रहा था रिवीजन आने के पहले, और उस समय जो असेसमेंट इसके ऊपर था, जो रेट फिक्स थे, कुल मिला के लेमन लैंग्वेज में ये समझ लो, जो रेट फिक्स थे उस रेट से अगर, जो रेट फिक्स्ड थे, है ना, रिवीजन आने के पहले जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा था और उस पर्पस के लिए जो रेट फिक्स्ड थे, रिवीजन आने के बाद अगर वो रेट एक्सीड करते हैं, एक्सीड करते हैं, है ना, काय में, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है तो 1.5 टाइम्स उसके रेट से एक्सीड करते हैं, समझना, 1.5 टाइम से ज्यादा एक्सीड करते हैं, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है तो 6 टाइम्स से ज्यादा लगते हैं वो रेट्स, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, उनकी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी कि अगर आप एग्रीकल्चरल हैं और आपका रिवीजन के बाद में 1.5 टाइम से ज्यादा है तो आपको अप टू या 8 1.5 टाइम्स ही रेट्स आपके सेटल्ड होंगे, है ना, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। और नॉन एग्रीकल्चर के लिए 6 टाइम्स से ज्यादा एक्सीड नहीं होंगे। भले ही अगर मान लो एक्सीड का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 9 टाइम्स हो गया, है ना, 10 रुपए रेंट दे रहा था एग्रीकल्चरल के केस में और अब इसको 100 रुपए देना पड़ गया, तो ये कितना हो गया, 10 टाइम्स, तो इसको अप टू 60 ही माना जाएगा, 60 से ज्यादा इसका एक्सीड नहीं होगा, ठीक है ना, 6 टाइम 60। ठीक, तो बस इतनी बात यहाँ पे भी थी। प्रोवाइडेड वेर एन इंप्रूवमेंट, अगर किसी तरह कोई इंप्रूवमेंट हुआ है ना, तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा, इस तरह से रेंट फिक्स करने के लिए उसका कंसिडरेशन नल एंड वॉइड रहेगा। टर्म ऑफ लैंड रिवेन्यू असेसमेंट कितने साल के लिए रहेगा, टर्म ऑफ लैंड रिवेन्यू हमने लास्ट में भी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रोविजन देखा था, 30 ईयर्स और 15 मिनिमम, है ना, दो देखे थे, यहां पे भी 30 साल दे रखा है, 30 ईयर, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड की एक बात करी गई है, 30 ईयर्स और वर्ड यूज है ना, जब भी आप कानून पढ़े तो और एंड का ध्यान रखा करिए। क्या बोला है यहाँ पे, इनफोर्स फॉर 30 ईयर्स और फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज में इलेप्स बिफोर रीअसेसमेंट, जब तक की रीअसेसमेंट नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना। तो अगर इसको 45 साल हो गए और 45 साल के बाद में रीअसेसमेंट हो रहा है, या फिर 30 साल पूरे हो गए और उसके बाद 3 साल और ऊपर हो गए, तो ये 3 साल भी उसी रूप में माना जाएगा कि अभी भी जो असेसमेंट है वो उसी रेट से चल रहा है ना, वहां पे रेट इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि वापस से रीअसेसमेंट नहीं होता। ठीक, क्लियर। नाउ असेसमेंट फिक्स्ड शाल बी लैंड रेवेन्यू और रेंट। द असेसमेंट फिक्स्ड अंडर सेक्शन 100 हमने देखा था लास्ट, शाल बी द लैंड रेवेन्यू और रेंट पेबल एनुअली, है ना। तो जो भी असेसमेंट फिक्स हुआ है अंडर सेक्शन 100 वो क्या माना जाएगा, लैंड रेवेन्यू या फिर रेंट, और ये जो रहता है ये मंथली बेसिस पे ना होते हुए आपका एन्यूअल रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे लैंड रेवेन्यू और रेंट दो बातें बताई गई हैं। आगे, लैंड रेवेन्यू और रेंट फिक्स्ड अंडर द प्रीवियस सेटलमेंट और लीज टू कंटिन्यू, तो अगर पहले कोई सेटलमेंट में रहा है तो वो कब तक चल सकता है। तो लैंड रेवेन्यू रेंट फिक्स्ड फॉर एनी लैंड इन एन अर्बन एरिया अंडर अ सेटलमेंट, है ना, कोई सेटलमेंट में लैंड रेवेन्यू या रेंट फिक्स करा गया है
और अ लीज फ्रॉम गवर्नमेंट विथ राइट्स ऑफ रिन्यूअल मेड बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड। कुल मिला के बिफोर वाली बात आ गई, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, है ना। इसके पहले जो भी रेट फिक्स हैं और वो चल रहे हैं अगर, तो क्या होगा, नोट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सेटलमेंट और लीज, जब तक कि, अगर उसका एक्सपायरी हो गया है किस चीज का, जो सेटलमेंट था, है ना, करा था सेटलमेंट लैंड सर्वे के बाद में, या फिर जो लीज थी अगर वो भी एक्सपायर हो गई है, तो वो क्या करेगी, दोनों कंडीशन में नोट विद स्टैंडिंग वर्ड यूज है ना, होते हुए भी द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सेटलमेंट और लीज कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल द असेसमेंट ऑफ सच लैंड इज फिक्स्ड, है ना, कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नया असेसमेंट नहीं हो जाता, जब तक कि नया असेसमेंट नहीं आता तब तक ये चीजें जिस रेट से चल रही थी उसी रेट से चलती रहेंगी, वही रेट चलेगा। डजेंट मैटर लीज एक्सपायर हो गई है, नई लीज ले आओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, असेसमेंट जिस रेट पे था, जिस रेट से रेंट रेवेन्यू और रेंट पेएबल था वही रहेगा जब तक कि नया असेसमेंट नहीं आता। ठीक है, तो क्लियर यहां तक। चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9, है ना, चैप्टर नंबर 9 देखेंगे और इसको भी कल हम लोग खत्म कर लेंगे। ये भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन एक्ट चालू करेंगे और 28 हम ट्राई करेंगे मेजर एक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम डेली बेसिस पे डील करें। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है पढ़ाने में, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूं, ऐसा लगे कि आपको ये जो सेगमेंट है हमारा ये पसंद आ रहा है, इस तरह के वीडियो लेक्चर्स और मुझे लाने चाहिए ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने जितने भी सहपाठी है, मित्र हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।